मैंने गूगल से एक सवाल किया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा साफ स्वच्छ क्या चीज है, क्या वस्तु है। तो उसने जवाब दिया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा साफ स्वच्छ जो वस्तु है वो जल है और साथ ही प्रकाश है। प्रकाश का इस्तेमाल हम किसी साफ सफाई के इस्तेमाल में कर ही नहीं सकते, लेकिन जल का इस्तेमाल हम हमेशा साफ सफाई के लिए ही करते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा स्वच्छ कोई होता नहीं है। हमारे हाथ गंदे हो जाएं, हमारे कपड़े गंदे हो जाएं, या शरीर गंदा हो जाए, घर गंदा हो जाए, या कुछ भी गंदा होगा, तो उसको साफ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पानी का। पानी अगर किसी इंसान के ऊपर वो भी साफ सुथरा हो और वो गिर जाए, तो उससे इंसान नापाक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसे ही एक महिला के ऊपर थोड़ा सा पानी गिर जाता है और उस महिला के दिमाग में, उसके जहन में ये बात आ जाती है कि उसके जो कपड़े हैं वो पूरी तरह से नापाक हो गए हैं, यानी कि अब वो नमाज अदा नहीं कर सकती है। वो महिला तब ये बात सोच रही है जब उसके घर के अंदर कपड़ों की रंगाई का काम होता है, और जब कपड़ों की रंगाई का काम होता है तो उससे निकलने वाली छींटें अक्सर कपड़ों पर आ जाती होंगी। और जब कपड़ों पर आ जाती होंगी तो शायद तब उसके जहन में, तब उसके दिमाग में ये बात कभी नहीं आती होगी कि उसके कपड़े खराब हो गए हैं, नापाक हो गए हैं। जहन में सिर्फ एक ही बात थी, जो पानी पहले गिरा हुआ है, अभी जो गिरने की बात आ रही थी, वो पानी होली के रंगों का पर्व का पानी था, और उस पर्व के पानी से उसके कपड़े ऐसे नापाक होते हैं। उसने ऐसा शोर मचाया, ऐसा ड्रामा किया, उसके उस ड्रामे से न केवल उसके खुद का घर बर्बाद हो जाता है, बल्कि जिस घर में उसने शोर मचाया था, जिसके लिए उसने उंगली उठाई थी, उस घर में भी एक जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाती है। और इस घटनाक्रम की गूंज फिर चारों तरफ फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। पुलिस जब उस महिला को गिरफ्तार करने के लिए तमाम दबिशें दे रही थी, तब महिला जाकर छुप जाती है, और जब छुप जाती है, पुलिस के सामने जाती है, हाथ जोड़ते हुए बस एक ही बात कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। काश के समय को रिमाइंड करने वाली कोई ऐसी मशीन बनी होती, काश के समय को वापस करने की कोई ऐसी शक्ति होती, तो समय वापस पीछे जाता और उस पीछे जाने के बाद उस गलती को सुधारा जा सकता था। लेकिन ये गलती ऐसी हो गई है कि इसको कभी सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन इससे एक सबक लिया जा सकता है कि भविष्य में कभी कोई ऐसी गलती फिर से ना हो। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक थाना है उत्तम नगर, और उत्तम नगर थाना क्षेत्र में एक रोड है हस्तसाल रोड। हस्तसाल रोड में एक जेजे कॉलोनी है। जेजे कॉलोनी का इलाका है, एरिया है ए ब्लॉक। ये करीब 7 साल की एक बच्ची होती है, और ये बच्ची 4 मार्च 2026 की शाम को, जब सब लोग अपना अपना होली का पर्व मनाकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर इधर उधर घूम रहे थे, उस 7 साल की बच्ची के दिमाग में एक छोटी सी खुरापाती सोचती है। उसके पास गुब्बारा होता है, गुब्बारे के अंदर पानी भरा हुआ था। वो अपनी दूसरी मंजिल पर खड़ी हुई थी और छुपकर अपने ताऊ जी को देख रही थी। ताऊ जी को देखते देखते उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना ताऊ जी के ऊपर एक बार फिर से गुब्बारा मारा जाए, और जैसे ताऊ जी को गुब्बारा लगेगा वो उसे डांटेंगे, फटकारेंगे, क्योंकि वो कह देगी कि ताऊ जी बुरा ना मानो, होली है। कुछ उसका इसी तरह से कुछ इसके दिमाग में चल रहा था। उसने अपने ताऊ जी को देखा, और देख के उसने गुब्बारे का एकदम निशाना बनाती है, और निशाना बनाने के बाद जैसे ताऊ जी को मारती है, तो वो गुब्बारा जब दूसरी मंजिल से नीचे आता है तो वो अपनी दिशा भटक जाता है, और ताऊ जी को गुब्बारा लगता ही नहीं है। वो सीधा सड़क पर जाता है। सड़क पर जाने के बाद फूटता है। फूट के उसके अंदर का जो पानी था वो इधर उधर फैल जाता है। इसी बीच में एक सायरा नाम की महिला होती है। वो सायरा नाम की महिला अपने ही रिश्तेदारों के घर की तरफ जब बढ़ रही है, आगे जा रही है, तो उस गुब्बारे से निकले हुए पानी की कुछ छींटें उस महिला के ऊपर गिर जाती हैं। और जैसे ऊपर गिरती हैं तो उस महिला ने पानी को देखा, पानी के साथ वो जो व्यक्ति है उसको देखा, उसके बाद वो ऊपर से आने वाले उस गुब्बारे को देखा कि आखिरकार किसने फेंका है। सामने उसकी नजर पड़ती है एक बच्ची पर, जिसकी उम्र ज्यादा नहीं है, करीब करीब 7 साल के आसपास रही होगी। उस बच्ची को देखा और देखकर सीधे उसके मुंह से एक ही बोल निकले थे, सुबह से शाम हो गई, लेकिन तुम लोगों की आखिरी अभी तक खत्म नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई है। कब तक ये सब ड्रामा करोगे? इस तरह की बात थी। उस बच्ची के जो ताऊजी हैं वो पास में खड़े हुए हैं। वो थोड़े डर जाते हैं, सहम जाते हैं, क्योंकि वाकई गलत हुआ था। उन्हें ये ऐसा एहसास होता है। वो हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि बहन जी, गलती हो गई, बच्ची है, अब जाने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं इसकी तरफ से खुद माफी मांग रहा हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ। लेकिन उस महिला को शांति नहीं हो रही थी। उस महिला के अंदर और भी गुस्सा बढ़ जाता है। जितना बड़बड़ वो कर सकती थी, जितना बुरा भला वो बोल सकती थी, उतना बुरा भला बोलती है, जबकि उस आदमी ने माफी मांगी। इसी बीच में एक आदमी और उस बच्ची के परिवार से ताल्लुक रखने वाला शख्स पहुंच जाता है। उसने पूरी बातों को सुना। सुनने के बाद जाना, उसने भी हाथ जोड़ते हुए माफी मांगी कि बहन जी, गलती हो गई, इसके लिए बच्ची को और मैं माफ कर दीजिए। शायद उसका ध्यान नहीं रहा और वो देख नहीं पाई, इसलिए आपके ऊपर पानी की थोड़ी सी छींटें आ गई। जाते जाते उसने कहा कि मैं कैसे नमाज पढ़ूंगी, मेरे सारे कपड़े खराब हो चुके हैं। इतना कहते ही उसका थोड़े से फासले से उसका घर होता है, जो रिश्तेदारों का घर था उसका घर होता है। वो घर के अंदर प्रवेश करती है। वहां जाने के बाद अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देती है। दूसरी महिला होती है जिसका नाम शरीफ होता है, एक सलमा होता है। सायरा जाकर सलमा से और शरीफ से जाकर ये बात करती है, दोनों महिलाओं से, देखो मैं आ रही थी गली में,
मेरे ऊपर गुब्बारा फेंक के मार दिया, सारे कपड़े खराब हो गए, अब मैं नमाज कैसे पढ़ूंगी, अब वैसे भी मगरिब का टाइम हो रहा है। इस तरह की बात थी। उस महिला ने जब शिकायत करना शुरू किया है, अब ये बात धीरे 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 करके परिवार के हर एक सदस्यों तक पहुंच जाती है और सभी के सब सुन के उस बात को लेकर बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। घर के किसी भी सदस्य ने जिम्मेदारी का परिचय दिया ही नहीं, समझाने की कोशिश ही नहीं की। कोई बात नहीं है, अगर गुब्बारा गिर भी गया तो क्या आफत आई, कपड़े बदलो और उसके बाद फिर से कुछ भी नमाज वगैरह पढ़ सकते हो। लेकिन उस महिला ने जैसे जैसे घर में बोलना शुरू किया, वैसे वैसे माहौल उसी की तरह बनता चला गया, वैसे ही चलता चला गया जैसा वो महिला सोच रही थी। वैसे भी पुरानी कुछ बातें थी, वो दिमाग में, जहन में कूद रही थी, घूम रही थी। उन बातों को भी याद किया जाता है, और जब याद किया जा रहा था पहले से ही दिमाग में, क्योंकि पहली बार कोई किसी से नाराज नहीं हो सकता, दिमाग में कुछ ना कुछ तो लोचा चल ही रहा था। और इसी बात को देखते हुए परिवार के सब सदस्य आपस में बातचीत करते करते रात के लगभग 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है, और वो जोर जोर से चीखना चिल्लाना इस तरह से कर ही रहे थे। सामने वाले समझ ही गए थे कि हाँ यार, कहीं घर में कहीं कोई बवाल ना हो जाए, बात ना हो जाए। फिर यहां से एक तरह का जैसे युद्ध होता है ना, तांडव होता है, इस तरह का युद्ध जैसा तांडव मचने लगता है। छोटे छोटे मकान हैं, संकीर्ण तंग गलियां हैं, ज्यादा लोग भाग के भी निकले तो लोगों को एक दूसरे से बचना पड़ेगा, इतनी तंग गलियां हैं, छोटे छोटे मकान हैं। ये आवाज अगर यहां से निकलती तो दूसरे घर में पहुंच ही जाएगी। एक दूसरे घरों में ये भी आभास होने लगता है कि हो ना हो यहाँ पर आज कुछ झगड़ा बन सकता है, कुछ बात खराब हो सकती है। जैसा सोच रहे थे ठीक वैसे हो जाता है। रात के 10:30 बजे के आसपास दोनों परिवार आमने सामने आ जाते हैं, और जब आमने सामने आ जाते हैं तो टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है और मार पिटाई होना शुरू हो जाती है। परिवार के लोग बार बार उस बच्ची के लोग ये कहने लगते हैं, हम तो पहले ही आपसे माफी मांग चुके हैं, हम कोई लड़ाई झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप अपना काम करो, तुम अपना काम करो। इस तरह की बातें उन्होंने देखा कि कहीं झगड़ा बढ़ ना जाए, सीधा अपने अपने घरों की तरफ आते हैं और अपने घरों के दरवाजे बंद करके कुंडी लगा के चले जाते हैं। इसके बाद फिर सामने वाला जितना बोलना था बोल लेता है। रात के जब 11 बजते हैं तो इस घर का एक लड़का होता है, इस लड़के का नाम होता है तरुण। तरुण अपने दोस्तों के साथ होली वगैरह खेल के आया था। रात के लगभग 11 बज चुके थे। बुलेट मोटरसाइकिल से हैंडसम वो लड़का, जिम वगैरह करता है, और जैसे वो आता है उसको अभी तक इस घर के अंदर क्या हुआ है, अभी गुब्बारे गिरने से लेकर जो भी घर में फसाद हुआ है, आसपास में जो भी बातचीत हुई है, उसको पूरी कोई जानकारी नहीं थी। उसने भी आके यही जानने की कोशिश की कि क्या हुआ, क्या बात है, कैसे शोर मच रहा है। उसका बस इतना ही कसूर था। उसके बाद फिर वो लोग पहले से ही एक तरह की गोलबंदी किए हुए थे। आसपास में जिनके 5 या 6 या 7 घर होते हैं, सभी लोग धीरे धीरे करके इकट्ठे हो चुके थे। यहां से जो भी 10 या 12 15 जो भी लोग रहे होंगे, तरुण को देखते हैं। तरुण को देखने के बाद इससे पहले कि कुछ बात बनती, और बात इतनी ज्यादा बढ़ने लगती है कि किसी के हाथ में तो क्रिकेट का बैट होता है, किसी के हाथ में लाठी होती है, किसी के हाथ में डंडा होता है, किसी के हाथ में लोहे की रोड होती है, और उसके बाद फिर यहां हमला करना शुरू कर देते हैं। निशाना था तरुण कुमार। तरुण कुमार को कुछ पता भी नहीं है कि चल क्या रहा है। उसको मारना शुरू कर देते हैं, पीटना शुरू कर देते हैं। और जब मार रहे थे, पीट रहे थे, शरीर के कोई ऐसा हिस्सा शायद नहीं रहा होगा जहां उसे मार पीट ना रहे होंगे। उधर जो उसकी चीखने की, चिल्लाने की आवाजें उसके परिवार के, उसके घरों तक पहुंच रही थी। उन्होंने जैसे ही अपने दरवाजे को खोला, क्योंकि उन्होंने दरवाजा खुद से बंद किया हुआ था, उन्होंने अंदर से कुंडी जो लगाई हुई थी, जब अंदर से कुंडी लगी हुई थी खोलते हैं तो पता चलता है कि ये कुंडी उन्होंने तो खुद अंदर से लगाई थी, लेकिन कोई कुंडी बाहर से लगा के चला गया है। अब वो खोलने की कोशिश भी करें तो शायद दरवाजा खुलेगा नहीं, या तो दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, और जब तक दरवाजा तोड़ने की नौबत आती है या खोलने की नौबत आती है, तब तक तरुण कुमार पर बहुत बड़ी मात्रा में हमला हो चुका था। उसको गंभीर चोटें आ चुकी थी। और इसी बीच में किसी ने अपनी आंखों से देखा कि एक सिल्ली जैसा एक पत्थर होता है, पत्थर को उठाया जाता है, उठाने के बाद पूरी ताकत से तरुण के सीने पे मारा जाता है। वो और भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है, और वो खून खान हो जाता है, यानी कि खून से लथपथ हो जाता है। उसकी चीखने की आवाज घर वालों तक पहुंची जाती है। अब जब लगने लगता है कि तरुण की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जो आरोपी होते हैं, मारने वाले होते हैं, तुरंत ही वो अपने अपने घरों में जाकर छुप जाते हैं। इसी बीच में तरुण को गंभीर अवस्था में यहां से सीधे हॉस्पिटल की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, और किसी ने कई बार कोशिश की कि 112 नंबर पर पुलिस को फोन कर दी जाए ताकि पुलिस आ जाए। तंग गलियां हैं और मकान भी छोटे छोटे हैं, आबादी घनी है, और घनी आबादी में खासकर जो नीचे वाले हिस्से में होते हैं वो नॉर्मली फोन काम नहीं करता है। उसके लिए एक मैदान चाहिए, उसके लिए अच्छे से टावर के नेटवर्क चाहिए, लेकिन नेटवर्क वहां पर ठीक से आ नहीं रहे थे और 112 नंबर पर कॉल लग नहीं रही थी। फिर भी पुलिस के पास फोन पहुंच जाता है, लेकिन जब पुलिस आती है तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। कई लोग घायल हो चुके थे बीच बचाव के चक्कर में। तरुण को जब नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, दिन निकलता है, यानी कि 5 मार्च 2026 की तारीख आ जाती है, और ये पता चलता है कि तरुण अब इस दुनिया में रहा नहीं, यानी कि वो मर चुका है। तरुण का मरना होता है। तरुण की बातें जब लोगों तक पहुंचनी शुरू हो जाती हैं तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी बच्ची के हाथ से छूटे हुए इस गुब्बारे से निकले पानी की कुछ बूंदों से सायरा के कपड़े गंदे हो जाते हैं। उसने ऐसा शोर मचाया कि पूरे घर वालों को, परिवार वालों को इकट्ठा करके उस लड़के पर हमला करा देती है। हैंडसम वो लड़का होता है, ऐसा भी परिवार के लोग कहने लगते हैं कि उसकी उस खूबसूरती से, उसके उस कद काठी से, उसके देखने वालने से वो जो घर परिवार होते हैं ना, आसपास के लोग, वो बहुत ज्यादा जलते थे, चिढ़ते थे कि ये इतना सुंदर क्यों है, हम इतने सुंदर क्यों नहीं है। इसी तरह की बात होती है। अगले दिन जब हंगामा होना शुरू होता है
तो घर वाले, परिवार वाले ये बात कहने के लिए पुलिस से लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा दावा भी किया जाता है कि शुरुआत में पुलिस का वो रुख नहीं था जो रुख होना चाहिए था। पुलिस का रुख तब आगे बढ़ने लगता है जब एक्स पर जस्टिस फॉर तरुण के नाम से लगातार ट्रेंड जो था, वो टैग जो था वो ट्रेंड करने लगता है। हर जगह ये बात पहुंचने लगती है। ये दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में ये बात पूरी तरह बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाती है कि एक लड़के को किस तरह से पूरी तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है और उस लड़के के साथ किस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। फिर लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं और ये तारीख आ जाती है 6 मार्च। 6 मार्च को बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, थाने पर जाकर घेराव करते हैं। घेराव करने के बाद मांग करते हैं कि जितने भी आरोपी हैं इन आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले कि पुलिस कोई कार्रवाई करती, बहुत सारे जो लोग इकट्ठा थे पहले थाने पर, फिर जो घर की तरफ पहुंच जाते हैं और उसी में से कुछ भीड़ का जो हिस्सा होता है, भीड़ का हिस्सा बताता है कि ये जो घर है वो फला व्यक्ति का घर है, इसके घर के बाहर जो कार खड़ी है वही आरोपियों की कार है। तुरंत ही एक कार के अंदर आग लगा दी जाती है। एक और मोटरसाइकिल होती है, उस आग ने उस मोटरसाइकिल को भी अपनी चपेट में ले लिया और ये आग जब विकराल रूप धारण कर लेती है तब पुलिस की कहीं ना कहीं जाकर नींद टूटती है। जो टैग था वो ट्रेंडिंग में चलने लगता है, तब जाकर पुलिस की नींद टूटने लगती है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और मौके पर आने के बाद उस आग को काबू में करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक कार जल चुकी थी। अब कहीं और आग बड़ा रूप ना ले ले, इसलिए यहां पर RAF की भर्ती, मतलब यानी कि तैनाती कर दी जाती है, मुस्तैदी कर दी जाती है। साथ ही दिल्ली की पुलिस की भारी पुलिस बल यहां पर तैनात कर दिया जाता है। बड़े बड़े अधिकारी एकदम सक्रिय हो जाते हैं कि बात कहीं बढ़ ना जाए। और फिर जब दबाव पड़ने लगता है तो पुलिस पहली बार में 4 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिसमें एक नाबालिग होता है और 3 बालिग होते हैं। फिर जैसे जैसे ये रूप और बढ़ रहा था, अब सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग हों या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाले रिपोर्टर्स हों या फिर प्रिंट मीडिया में काम करने वाले हों या अन्य माध्यम से काम करने वाले हों, क्योंकि जिसके हाथ में मोबाइल है वो सभी एक तरह से कह सकते हैं कि पत्रकार हैं। वीडियो बन रही थी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, अलग अलग तरह की वीडियो। फिर जब एक फोटो भी वायरल होने लगता है तरुण कुमार का, तो तरुण कुमार 26 साल की उम्र, जो डिजिटल का कोर्स कर रहा था। एक और भाई होता है, एक और बहन होती है। ये सिर्फ 3 है अपने परिवार में। और जब उसके मारे जाने की खबर फैलती है, परिवार के रो रो के बुरे हाल जब होता है, परिवार के लोग अपनी जो दर्द, अपनी परेशानी बयां करते हैं और वो वीडियो जब वायरल होती हैं, तब जाके मामला और भी ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। पुलिस के सामने कहीं ना कहीं अब ये बहुत ज्यादा स्थिति विकराल रूप धारण कर रही थी और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे गिरफ्तारियों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। पहले निजामुद्दीन को गिरफ्तार किया जाता है, उसके अपने 3 बेटे होते हैं। एक का नाम अमीरुद्दीन होता है, जुम्मादीन होता है, तीसरे बेटे का नाम कमरुद्दीन होता है। इसी बीच में जो उमरदीन है, उमरदीन का भी 3 बेटे हैं। एक का नाम मुजफ्फर है, दूसरे का नाम मुश्ताक है और तीसरे बेटे का नाम ताहिर होता है। इनको भी सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक और नाम सामने आता है, इमरान उर्फ बंटी। इमरान उर्फ बंटी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुल मिलाकर जितने भी थे ये अभी 8 लोग गिरफ्तार हो चुके थे और 8 लोग गिरफ्तार होने के बाद फिर पुलिस पर यह भी चारों तरफ से दबाव पड़ने लगता है। वो योगी वाला जो पैटर्न है वो दिल्ली में भी चलना चाहिए। दिल्ली में कभी इससे पहले वो पैटर्न लागू ही नहीं हुआ था, कभी चला ही नहीं था। अब पुलिस के पास बहुत सारे सवाल थे कि आखिरकार करे तो क्या करे। जब ट्रेंडिंग में चलने लगता है, हर कोई मांग करने लगता है या तो एनकाउंटर किया जाए, नहीं तो आरोपियों के घर गिराए जाने चाहिए। जब बात घर गिराने की आती है, तब घर गिराने के लिए जो अमीरुद्दीन होता है और उसका बेटे ने मिलकर 4 मंजिला एक बहुत ही खूबसूरत सा मकान बनाया हुआ था और उस मकान को पर जो फीता लगाना था, फीता लगाया। एमसीडी की टीम आती है, प्रशासन की टीम आती है और प्रशासन की और एमसीडी की टीम ने आने के बाद ये देखा कि इसमें नक्शे के विपरीत कितना बना हुआ है, कितना इलीगल बना हुआ है, कितना लीगल बना हुआ है। 4 मंजिल से ऊपर से धीरे धीरे करके तोड़ते हुए लेके आते हैं और जितना भी अवैध रूप से बना हुआ था उस अवैध रूप से बने हुए मकान को गिरा दिया जाता है। पब्लिक का फिर से रिएक्शन आना शुरू हो जाता है और ये रिएक्शन ऐसा आता है कि अभी तक दिल्ली के इतिहास में जब से देश आजाद हुआ है शायद ऐसी कोई कार्रवाई, इस तरह का कोई बुलडोजर नहीं चला है। इस तरह की बातें चल नहीं लगती हैं, आपस में कहने लगते हैं, लेकिन कहने वाले फिर ये कहते हैं कि जो हुआ है इससे भी संतुष्टि नहीं है। जैसे मरा है उसका भी मरने के बदले में एक को जरूर मारा जाए, यानी कि उसका एनकाउंटर किया जाना चाहिए। लेकिन पुलिस के हाथ तो कानून से बंधे हुए हैं, एमसीडी के हाथ भी कानून से बंधे हुए हैं। एमसीडी से जब कुछ मीडिया वालों ने सवाल करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि अगले 2-3 महीने के बाद साफ सफाई होगी नालों की और इनका जो अतिक्रमण कर रखा था उस अतिक्रमण के तहत हमने इस कार्रवाई की है। यानी कि उन्होंने एक तरह से बचाव करते हुए इस तरह की बातें करना शुरू कर दिया। हर कोई यही जानना चाहता था कि क्या हुआ है क्या नहीं। गुब्बारे की बात निकली और कोई इतना रूप धारण कर लेगी और यह हाल तब होता है जब दोनों ही परिवार, चाहे वो तरुण का परिवार हो या फिर मारने वाले उमरुद्दीन और जो उनका बेटा मुजफ्फर उनका परिवार हो, ये राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। जो मुस्लिम परिवार है वो राजस्थान के अलवर शहर के रहने वाले हैं और जो हिंदू फैमिली है, अरुण की फैमिली होती है, वो तरुण की फैमिली होती है। ये तरुण की फैमिली जो रहती है ये रहती है राजस्थान प्रदेश के जयपुर में। तो ये लगभग करीब करीब 5-6 दशक से यहाँ पर ये रह रहे हैं। सब कुछ इनके बीच में कोई बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात भी नहीं थे, बहुत ज्यादा बुराई भी नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन जो ये तरुण की फैमिली होती है, तरुण की फैमिली ये काम करती है मेहनत मजदूरी का
और जो दूसरी वाली फैमिली है वो काम करती है कपड़ों की रंगाई का। कपड़ों की रंगाई का काम करते हैं और कपड़ों की रंगाई का काम करने के साथ ही वो अपना रोजगार चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात थी, यही मीडिया में बहुत ज्यादा प्रकाशित भी होता है, यही इस पर ट्रेंडिंग भी चलने लगती है कि जो घर लगातार कपड़ों को अलग अलग रंगों से रंगता है और उन रंगने वाले जो केमिकल का इस्तेमाल होता है वो कितना साफ कितना स्वच्छ है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन गुब्बारे से निकला हुआ पानी जो होता है वो इतना कैसे गंदा हो सकता है जो किसी इंसान के कपड़ों को या उसको नापाक कर सकता है जिससे वो नमाज अदा न कर पाए। यही बात थी, जब इस पे बात चलने लगती है तो लोगों ने फिर यही अंदाजा लगाना शुरू कर दिया, यहाँ गुब्बारे की कोई बात नहीं रही होगी, कुछ ना कुछ पुराना मैटर रहा होगा। मीडिया ने जब दिल्ली पुलिस से बातचीत करने की कोशिश की तो दिल्ली पुलिस ने भी यही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पार्किंग को लेकर और साथ ही कूड़े डालने को लेकर इन दोनों परिवारों के बीच विवाद था। लेकिन जो पीड़ित परिवार है उस पीड़ित परिवार ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हमारे बीच में ना तो पार्किंग को लेकर कभी कोई विवाद था और ना ही हमारे बीच में विवाद था किसी कूड़े डालने को लेकर। अगर पुलिस ने हमारे इस मामले में पूरी निष्पक्षता से पूरी ईमानदारी से काम नहीं किया तो वो सड़कों पर उतरेंगे और सीबीआई की जांच की मांग करेंगे। लेकिन अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई से पीड़ित परिवार कहीं ना कहीं संतुष्ट है। लेकिन जो सायरा को गिरफ्तार किया जाता है 9 मार्च 2026 को, उसके साथ शरीफ नाम की महिला को गिरफ्तार किया जाता है, उसके साथ सलमा नाम की महिला को गिरफ्तार किया जाता है। वो हाथ जोड़ते हुए कहती कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जब तक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक एक जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी, एक घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, यानी कि घर गिर चुका है। कई लोगों की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। एक माँ और बाप अपने बेटे को हमेशा हमेशा याद करते रहेंगे, वो बेटा कभी वापस लौटकर आएगा नहीं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। भारत की यही सभ्यता है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग संस्कृति हैं, लेकिन सब में वैसे यहाँ अनेकता में एकता का ही संदेश दिया जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से पिछले कुछ वर्षों से कुछ ज्यादा ही अलग अलग की बातें हो रही हैं और यही कारण है कि एक दूसरे के प्रति जो नफरत का बाजार है, व्यापार है, वो बहुत ज्यादा। इस लड़ाई झगड़े से कई दिनों से बाजार भी बंद था, कई लोग अपने घरों से डर की वजह से निकल भी नहीं पाए। ये कब तक चलेगा आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। जाते जाते आलोक सिंह है, उमेश मीणा है, श्याम सुंदर यादव, संगीता सागर, तौहीद खान,